सादत हसन मंटो की कहानी। हा हा। गोपाल की रान पर जब ये बड़ा फोड़ा निकला तो उसके औसान खता हो गए। गर्मियों का मौसम था और आम खूब हुए थे। बाजारों में, गलियों में, दुकानदारों के पास, फेरी वालों के पास, जिधर नजर उठती आम ही आम नजर आते। लाल, पीले, सब्ज, रंगारंग के। सब्जी मंडी में लाखों के हिसाब से हर किस्म के आम आते और निहायत सस्ते दामों फरोख्त होते। यूं समझिए, पिछले बरस की कसर पूरी हो रही थी। स्कूल के बाहर छोटू राम फल फरोश से गोपाल ने एक रोज खूब जी भर के आम खाए। उसकी जेब में महीने भर के बचाए हुए, जमा किए हुए जितने पैसे थे, सबके सब उसने उन आमों पर खर्च कर दिए, जिनके गूदे और रस में शहद घुला हुआ था। उस रोज छुट्टी होते ही आम खाने के बाद उंगलियां चाटते हुए गोपाल को स्कूल के हलवाई से दूध की लस्सी पीने का ख्याल आया था, और उस ख्याल को अमली जामा पहनाने की खातिर उसने गंडाराम हलवाई से पाव भर दूध की लस्सी बनाने को कहा भी था। हलवाई ने लस्सी बनाने के बाद कुछ सोचकर कहा था, बाबू गोपाल, पहला हिसाब चुका दो तो और उधार दूंगा, वरना नहीं। गोपाल ने अगर आम ना खाए होते तो उसे लस्सी पीने का ख्याल ना आता, और अगर उसकी जेब में थोड़े बहुत पैसे होते तो वो वहीं खड़े खड़े गंडाराम का हिसाब चुका देता, या और कुछ नहीं तो नकद दाम देकर लस्सी का वो गिलास ले लेता जिसमें बर्फ का टुकड़ा डुबकियां लगा रहा था, और जिसे हलवाई ने बुरा समूह बनाकर अपने पीछे लोहे के थाल पर रख दिया था। गोपाल कुछ भी ना कर सका था, और खूब जी भर के आम खाने का नतीजा ये हुआ कि चौथे रोज उसकी रान पर ये बड़ा फोड़ा निकल आया और 3-4 रोज तक उभरता रहा। उसके औसान खता हो गए। उसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। वो फोड़े से इतना परेशान नहीं था जितना उसके दर्द से। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि फोड़ा दिन ब दिन लाल होता चला जा रहा था और उसके मुंह पर बदन की झिल्ली फटना शुरू हो गई थी। बाज औकात गोपाल को महसूस होता कि फोड़े के अंदर कोई हंडिया उबल रही है, और हंडिया के अंदर से सब कुछ एक ही उबाल में बाहर निकलना चाहता है, और यही एहसास उसे बहुत परेशान कर रहा था। फोड़े की जसामत देखकर एक मर्तबा तो उसे ऐसा मालूम हुआ था कि उसकी जेब में से कांच की गोली निकलकर उसकी रान में घुस गई है। उसने घर में फोड़े की बाबत किसी से जिक्र ना किया। वो जानता था कि अगर उसके पिताजी को फोड़े के बारे में पता चल गया तो वो अपने थाने की मक्खियों पर आया हुआ सारा गुस्सा उसी पर निकालेंगे, और बहुत मुमकिन है वो उसे उस छड़ी से पीटना भी शुरू कर दें जो थोड़े रोज हुए गिरधारी वकील के मुंशी ने वजीराबाद से उन्हें तोहफे के तौर पर ला कर दी थी। उसकी माँ का मिजाज भी कम गर्म न था। वो अगर उसे आम खाने के जुर्म की सजा ना देती तो इस गलती पर उसके कान खींच खींच कर जरूर लाल कर देती कि उसने घर के बाहर अकेले अकेले आम क्यों उड़ाए। उसकी माँ का उसूल था कि जो कुछ भी खाया जाए घर लाकर खाया जाए। वो कहा करती, गोपाल, अगर तुझे जहर भी खाना हो तो घर लाकर खाना। वो अच्छी तरह जानता था कि उस उसूल के पीछे उसकी माँ की सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि उसके मुंह के साथ उसकी माँ का मुंह भी चलता रहे। बस गोपाल की रान पर फोड़ा निकलना था, निकल आया, और उस उलझन का बायस जहां तक वो समझ सका वही आम थे। उसने फोड़े की बाबत घर में किसी से जिक्र ना किया था कि उसको अपने पिताजी की वो डांट अच्छी तरह याद थी जो उसे पिलाई गई थी। उसके पिता लाला पुरुषोत्तम दास थानेदार लंगोट बांधे, नल की धार के नीचे अपनी गंजी चंदिया रखे और अपनी बड़ी तोंद बढ़ाए मूछों में से आम का रस चूस रहे थे। सामने बाल्टी में 1 दर्जन के करीब आम पड़े हुए थे, जो उन्होंने सुबह सवेरे एक ठेले वाले का चालान माफ करके हासिल किए थे। वो अपने पिता की पीठ मल रहा था और मैल की मरोड़ियां बना रहा था। जब उसने अपने हाथ साफ करने के लिए बाल्टी में डाले थे और चुपके से एक आम उड़ाना चाहा था तो उसके पिता ने बड़े जोर से उसका हाथ झटक कर कहा था, बेशर्म, तुझे बड़ों का लिहाज करना जाने कब आएगा।
और जब उसने रोनी सूरत बनाकर कहा था, पिताजी, आम खाने को मेरा भी तो जी चाहता है, तो उसके थानेदार पिता ने आम की गुठली चूस कर मोरी में फेंकते हुए कहा था, गोपू बेटे, तेरे लिए ये आम बहुत गर्म है। फोड़े फुंसियां चाहता है तो बेशक खा ले। 2-3 बारिशें हो जाएं तो खूब ठाट से खाइयो। तेरी माँ से कहूंगा तो वो तेरे लिए दूध की लस्सी बना देगी। फिर तुझे आम की गर्मी भी नहीं होगी। चल, अब पीठ मल। उसने आम की गर्मी की बात सुनकर खामोशी से अपने पिता की पीठ मलना शुरू कर दी थी, और आम की मीठी मीठी बास ने जो पानी उसके मुंह में भर दिया था, वो देर तक निकलता रहा था। इसके दूसरे ही रोज उसने जी भरकर आम खाए, और चौथे ही रोज उसकी रान पर फोड़ा निकल आया। उसके पिता की बात सच्ची साबित हुई। अब अगर वो घर में किसी से उस फोड़े की बात करता तो जाहिर है खूब पिटता। यही वजह है कि वो खामोश रहा और फोड़े का बढ़ाव बंद करने की तदबीरें सोचता रहा। एक रोज उसके पिताजी थाने से वापसी पर जब घर आए तो उनके हाथ में एक लंबी सी बत्ती थी। गोपाल की माँ को आवाज देकर उन्होंने वो बत्ती उसके हाथ में देकर कहा, ले, आज बड़े काम की चीज लाया हूं। बम्बई का मरहम है और 100 दवाओं की एक दवा है। फोड़े फुंसी की बहार है। जरा सा फोहा फोड़े पर लगा दोगी तो बस यूं आराम आ जाएगा, यूं। बम्बई का निखालिस मरहम है, ले, संभाल के रख। गोपाल अपनी बहन निर्मला के साथ सहन में गेंद बल्ला खेल रहा था। इत्तेफाक की बात है, जब थानेदार साहब अपनी पत्नी को मरहम की खूबियों के बारे में बता रहे थे, निर्मला ने जोर से गेंद फेंकी। गोपाल का ध्यान अपने पिता की तरफ था। गेंद जोर से उसके फोड़े पर लगी और वो बिलबिला उठा, लेकिन दर्द को अंदर ही अंदर पी गया। वो स्कूल में मास्टर हरिराम के मशहूर बेंत की मार खा खाकर दर्द सहने का आदी हो चुका था। इधर उसके फोड़े पर गेंद लगी, उधर उसके पिता की आवाज बुलंद हुई, जरा सा फाहा फोड़े पर लगा दोगे तो बस यूं आराम आ जाएगा, यूं। और यूं के साथ उसके पिता की चुटकी ने गोया उसके सोए हुए दिमाग की चुटकी भर ली। उसको अपने दर्द का इलाज मालूम हो गया। उसकी माँ ने मरहम की बत्ती सामने दालान में सिलाई की पिटारी में रख दी। उसको अच्छी तरह मालूम था कि उसकी माँ आम तौर पर सिलाई की पिटारी ही में सब संभालने वाली चीजें रखा करती है। सबसे ज्यादा संभालने वाली चीज वो मोचना था, जिससे उसकी माँ हर 10वें-15वें रोज अपने तंग माथे के बाल साफ किया करती थी। वो मोचना बिला शक व शुबा सिलाई की पिटारी में उस पुड़िया समेत मौजूद था, जिसमें कोयले की सफेद राख जमा रहती थी, जो उसकी माँ बाल नोचकर माथे पर लगाया करती थी। गोपाल ने अपना इत्मीनान करने के लिए गेंद दालान में पलंग के नीचे फेंक दी और फिर गेंद को पलंग के नीचे से निकालते हुए अपनी माँ को पिटारी में मरहम रखते देख लिया। दोपहर को उसने अपनी बहन निर्मला को साथ मिलाकर छोटी कैंची, जिससे उसका बाप उंगलियों के नाखून काटता था, मरहम की बत्ती और अपने पिता के पाजामे से बचा हुआ लट्ठे का वो टुकड़ा हासिल कर लिया, जिसके साथ उसकी माँ एक और टुकड़ा मिलाकर शलवार की मियानी बनाना चाहती थी। दोनों सब चीजें लेकर ऊपर कोठे पर चले गए और बरसाती के नीचे कोयले की बोरियों के पास बैठ गए। निर्मला ने अपनी जेब से लट्ठे का टुकड़ा निकालकर और अपनी रान पर शलवार के फिसलते हुए रेशमी कपड़े पर फैलाकर जब गोपाल की तरफ अपनी नाचती हुई आंखों से देखा, तो उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि 11 बरस की वो कमसिन लड़की, जो दरियाई सरकंडे की तरह नाजुक और लचकीली थी, एक बहुत बड़े काम के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। उसका नन्हा सा दिल, जो उस वक्त तक सिर्फ माँ बाप की झिड़कियों और अपनी गुड़ियों के मैले होते हुए चेहरों की फिक्र में धड़का करता था, अब अपने भाई की रान पर फोड़ा देखने के ख्याल से धड़क रहा था। उसके कान की लबें लाल और गर्म हो गई थी। गोपाल ने घर में अपने फोड़े की बाबत किसी से जिक्र ना किया था, लेकिन फिर उसे निर्मला को सारी बात सुनाना पड़ी थी कि किस तरह उसने चोरी चोरी आम खाए और दूध की लस्सी पीना भूल गया
और उसकी रान पर पैसे के बराबर फोड़ा निकल आया। जब उसने अपनी राम कहानी सुनाकर निर्मला से राजदाराना लहजे में कहा था, देख निर्मला, घर में ये बात किसी से ना कहियो, तो निर्मला ने बड़ी मतीन सूरत बनाकर जवाब दिया था, मैं पागल थोड़े ही हूँ। गोपाल को यकीन था कि निर्मला वो बात अपने तक ही रखेगी, चुनाचे उसने पाजामे को ऊपर उड़स लिया। निर्मला का दिल धक धक करने लगा। जब गोपाल ने बैठकर निर्मला को अपना फोड़ा दिखाया तो निर्मला ने दूर ही से अपनी उंगली से छुआ। उसके बदन पर एक झुरझुरी सी तारी हो गई। करते हुए उसने उभरे हुए लाल फोड़े की तरफ देखा और कहा, कितना लाल है? अभी तो और होगा। गोपाल ने अपने मर्दाना हौसले का इजहार करते हुए जवाब दिया। निर्मला ने हैरत से कहा, सच? अभी तो कुछ लाल नहीं है। जो फोड़ा मैंने चिरंजी के मुंह पर देखा था वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और लाल था। गोपाल ने फोड़े पर 2 उंगलियां फेरी। तो अभी और बढ़ेगा? निर्मला आगे सरक आई। क्या पता, अभी तो बढ़ता ही चला जा रहा है। गोपाल ने जेब में से मरहम की बत्ती निकालकर कहा। निर्मला सहम सी गई। इस मरहम से तो आराम आ जाएगा ना? गोपाल ने बत्ती के एक सिरे पर से कागज की तह जुदा की और इस बात में सिर हिला दिया, इसका एक फाहा लगाने ही से फोड़ा फट जाएगा। फट जाएगा? निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि उसके कान के पास रबड़ का गुब्बारा फट गया है। उसका दिल धक से रह गया और इसके अंदर जो कुछ है फूट बहेगा। गोपाल ने मरहम की बत्ती एक तरफ रख दी। निर्मला का गुलाबी रंग बंबई के मरहम की तरह पीला पड़ गया। उसने धड़कते हुए दिल से पूछा, ये फोड़े क्यों निकलते हैं भैया? गरम चीजें खाने से। गोपाल ने एक माहिर तबीब के से अंदाज में जवाब दिया। निर्मला को वो 2 अंडे याद आ गए जो उसने 2 माह पहले खाए थे। वो कुछ सोचने लगी। गोपाल और निर्मला के दरमियान चंद बातें और हुई, फिर वे असली काम की तरफ मुतवज्जे हुए। निर्मला ने लट्ठे का एक गोल फाहा काटा, बड़ी नफासत से, रुपए के बराबर। उसकी गोलाई में मजाल है जो जरा सा नुक्स भी हो। फाहा उसी तरह गोल था जिस तरह निर्मला की माँ के हाथ की बनी हुई रोटी गोल होती है। गोपाल ने उस फाहे पर थोड़ा सा मरहम लगाया और फिर अच्छी तरह मरहम फैलाने के बाद फोड़े की तरफ गौर से देखा। निर्मला बस गोपाल के ऊपर झुकी हुई थी और उसकी हर हरकत को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। गोपाल ने जब फाहा फोड़े के ऊपर जमा दिया तो वो कांप गई, जैसे उसके बदन पर किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। अब आराम आ जाएगा ना? निर्मला ने नीम सवालिया अंदाज में पूछा। गोपाल जवाब देने भी न पाया था कि बरसाती के बराबर वाली सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। दोनों ने बैक वक्त सोचा कि उनकी माँ है जो गालिबन कोयले लेने के लिए आ रही है। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और कुछ कहे सुने बगैर दोनों ने सब चीजें इकट्ठी करके उस पुराने संदूक के पीछे छुपा दी जहां उनकी बिल्ली सुंदरी बच्चे दिया करती थी, और मुंडेर फलांग कर भाग गए। गोपाल जब गली में पहुंचा तो सामने से उसके पिता आ रहे थे। उन्होंने उसे फालूदा लाने के लिए भेज दिया। जब वो फालूदा लिए वापस आ रहा था तो उसे गली में निर्मला मिल गई। फालूदे का कसूरा निर्मला के हवाले करके वो चिरंजी के घर चला गया और उन चीजों को पिटारी में रखना भूल गया जो माँ के अचानक आ जाने से उसने और निर्मला ने संदूक के पीछे छुपा दी थी। चिरंजी के घर वो देर तक ताश खेलता रहा। खेल से फारिग होकर जब वो चिरंजी की बगल में हाथ डाले कमरे से बाहर निकल रहा था तो किसी बात पर चिरंजी हंसा और उसके दाहिने गाल पर फोड़े का निशान लंबी सी लकीर बन गया। फौरन ही उसे अपने फोड़े का ख्याल आ गया और उस ख्याल के साथ ही उसे वो चीजें याद आ गई जो संदूक के पीछे पड़ी थी। चिरंजी की बगल से हाथ निकालकर वो घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने वहां की फजा देखी। उसकी माँ सहन में बैठी उसके पिता से मिलाप अखबार की खबरें सुन रही थी और हंस भी रही थी। वो उनके पास से गुजरा।
दोनों ने उसकी तरफ देखा मगर उससे कोई बात न की। उसको इत्मीनान हो गया कि अभी तक उसकी माँ ने अपनी सिलाई की पिटारी नहीं देखी है। वो चुपके से कोठे पर चला गया। लंबी छत तय करके वो बरसाती के करीब पहुंचा ही था कि उसके कदम रुक गए। निर्मला संदूक के पास सिर झुकाए बैठी थी। वो पीछे हट गया और छुपकर निर्मला को देखने लगा। निर्मला बड़े इन्हिमाक से फाहा तराश रही थी। उसकी पतली पतली उंगलियां कैंची से बड़ा नफीस काम ले रही थी। फाहा काटने के बाद उसने थोड़ा सा मरहम निकालकर फाहे पर फैलाया। फिर उसने अपने कुर्ते के बटन खोले। सीने के दाहिने तरफ छोटा सा उभार था। ऐसा मालूम होता था कि नलकी पर साबुन का छोटा सा नामुकम्मल बुलबुला अटका हुआ है। निर्मला ने फाहे पर फूंक मारी और उसे उस नन्हे से उभार पर जमा दिया।